जितना चीज पढ़ाते हैं उनको जाओ पढ़ो, और क्या करो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करोगे, फिर से पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन फॉलोइंग प्रोसेस। एक आपको कर्व दे रखा है इस तरह से, ये दे रखा है आपको प्रेशर, ये दे रखा है आपको वॉल्यूम भी, और कर्व है आपका इस तरह से। ये है आपका 2 ATM, ये मान लेते हैं 5 ATM, और ये मान लेते हैं आपका 1 लीटर, और ये मान लेते हैं आपका 2 लीटर, ठीक है। तो जरा वर्क डन निकालना है, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, इन द फ्लोइंग केसेस। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए कितना आएगा, 3/2 × 1.01 इंटू 10⁻²जूल, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3/2 इंटू 1.01 इंटू 10⁻² निगेटिव में। ऑप्शन सी, ठीक है, 3/2 जूल पॉजिटिव में। और ऑप्शन डी -3/2 जूल निगेटिव में। चलो सॉल्व करो। सर -3/2। देखा, एक तेज बच्ची तो आई, मेरी नाम है इसका। और बाकी लोग, बाकी लोग करो, यस। करो, सबके इतने आ रहा। कौन कौन है जो तो इतना लाके हाथ खड़ा कर सकता है? किसी को लगता है ये आंसर सही है? गलत आंसर है। आदित्य कौशल गलत है, गलत है। श्रुति गलत है, ये नहीं होगा आंसर। अरे इधर क्या है, इधर है एटीएम, इधर है एटीएम, इधर है लीटर, इधर है लीटर। एरिया निकालोगे तो क्या होगा, एटीएम इंटू लीटर। एटीएम इंटू लीटर जूल होगा क्या? क्या ऐसा यूनिट है क्या प्रेशर का एटीएम? क्या ऐसा यूनिट है क्या वॉल्यूम का लीटर? भाई सर ये तो पहले बताया नहीं है। नहीं, बकडन, बकडन तो आपको पता है क्या होगा। तो बकडन होगा क्या, एरिया, ठीक है, साइकिल का एरिया, एरिया ऑफ साइकिल। मस्त दम किए, एरिया ऑफ साइकिल। एरिया ऑफ साइकिल जब किए आपको लगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है तो 22 है अपना, 2 - 1 लीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है तो 5 ATM - 2 ATM। लेकिन क्या है, एटीएम में ना है, तो ये जो वर्क आएगा 3/2, वो क्या आएगा, एटीएम में आएगा, एटीएम लीटर आएगा, ये जूल नहीं आएगा। यूनिट का ध्यान रखो, ये आएगा एटीएम इंटू लीटर आएगा, ठीक है। और जूल कैसा है, ऐसा यूनिट है। और ये बताओ, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव होगा, ये भी बात बताओ। ये तो निगेटिव होगा, तुम लोग पकड़ लिए, क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। क्यों होगा नेगेटिव? निगेटिव होगा क्योंकि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, साइकिल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका एटीएम लीटर में आया है। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता, ठीक है, एटीएम लीटर जूल नहीं होता तो सही होता, सब क्या होता, सही होता।
लेकिन हमारा एटीएम में नहीं है, एटीएम जूल में नहीं है, सॉरी एटीएम लीटर में नहीं है, हमारा यूनिट है किसमें, जूल में। जूल ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना। एक एटीएम में कितना पास्कल, फ्लूइड, एक एटीएम में कितना पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ याद करो हिस्ट्री में जाके, होता था। यस सर। याद रखो, ऐसे ये सब चीजें आपको एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ रहे हो तो याद होना चाहिए। आप कितना सिंसियर हो नहीं हो ये सब पता चलता है आपको। ठीक है, पास्कल मतलब ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल बोले या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक लीटर में कितना मीटर क्यूब, एक लीटर में कितना मीटर क्यूब, हे भगवान, 10⁻³ हाँ, ये सब याद रखो। मानते हैं कि बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, तो मैथ्स से ऐसा भी नाता रिश्ता मत तोड़ दो कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, जैसे बेसिक बेसिक चीज है ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा। ऐसा अगर क्यूब बना दो, पानी की टंकी बना दो, उसमें क्या आएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, होता ना 1000 लीटर का पानी की टंकी, ऐसा एक क्यूब बना दोगे, 1 मीटर लंबा, मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो आपको 1000 लीटर आ जाएगा। दो दो का बना देंगे तो कितना लीटर आ जाएगा, 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा बनाना, कितना लीटर आ जाएगा, 2000। पूरा उम्मीद था मेरे। 2000 होगा कि 8000 होगा, हैं? सर 8,000 अरे 2 × 2 × 2 क्या हो गया तुम लोगों को, 8 होता है ना, 8 मीटर क्यूब होगा ना वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 8 मीटर क्यूब में कितना, 8000 लीटर ना। यस। तुम लोग तो ऐसा पढ़ पढ़ के ना 8 9 से ही बकलोल हो गए हो, बकलोल समझते हो, ज्यादा पढ़ लिए सर, अब दिमाग काम नहीं करता है। नहीं, 1 मीटर की इक्वल टू क्या होगा, 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो एटीएम कन्वर्ट कर लिए हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर होगा फोर्स पर एरिया, इनटू लीटर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जरा निकाल लो अपने, कितना हो जाएगा, ये जाएगा -3/2 इंटू, ऑप्शन में क्या दिए थे, -2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 5 और -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1.01 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर हो जाएगा, जो कि क्या है आपका, जूल हो गया। न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। समझे, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखोगे यूनिट यूनिट का। ठीक है, यूनिट में गलती मत करोगे। जैसे कि मैं लेता हूँ एक कंटेनर लेता हूँ, तो आगे पढ़ते हैं। एक कंटेनर लेता हूँ, इसमें मान लो कि गैस है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसका, ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, इसका पहले वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, ये कंटेनर जो है, ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मान लो कि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, dq अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, dq अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं।
और इसका मान लो कि टेम्परेचर जो है T से क्या हो गया है, T प्लस डेल्टा टी हो गया, T प्लस डेल्टा टी हो गया। अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बताओ यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, कैसा प्रोसेस, आइसोकोरिक, वर्क डन क्या, जीरो। यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हीट सप्लाई करेंगे, जितना भी हीट सप्लाई करेंगे तो सबके सब कहाँ जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। और आपको पता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एन सी वी डेल्टा टी। ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताओ जरा, एन सी वी डेल्टा टी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, सी वी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, सी है। तो आपको पता है कि अगर हीट कैपेसिटी अगर सी है तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी, क्योंकि ये सी क्या है, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मास लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, ठीक है। डेल्टा एच क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। तो ऐसे आपको पता था कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी, सॉरी, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, एन सी बी डेल्टा टी होगा। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आ गया, एन सी बी डेल्टा टी हो गया, जहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया और सी बी क्या हो गया, आपको पता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी बी क्या है, सी बी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे लिया था हमने कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 1 मोल का कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। ऐसे डिफाइन किया था ना हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे डिफाइन किया था ना कि Yes. यूनिट मास Yes, का sir. टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि 1 मोल का, एन इक्वल टू 1 पुट करो, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से चेंज करने के लिए ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना हीट रिक्वायर्ड होगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो जितना हीट सप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना, एन सी बी डेल्टा टी, और किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू के बराबर हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि एन सी बी डेल्टा टी होगा। यानी किसी भी प्रोसेस में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पता है आपको हीट कैपेसिटी, इसको अगर सी बी पता है आपको, ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी हीट देंगे सिस्टम को, वो सब के सब कहाँ जाएगा, तो कहीं बगडन होगा नहीं, तो सब के सब कहाँ जाएगा, उसके इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एट हीट सप्लाई कितना हो जाएगा, एन सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि किस बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, एन सी बी डेल्टा टी होगा, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए। ऐसे कोरिक ले लो ऐसा, तो यहाँ पे सी बी जो यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, एग्जाम सिस्टम ले रहा हूं एक, ठीक है, यहाँ पे गैस है और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ इसको। मान लो कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, सप्लाई किया है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, तो प्रेशर कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट।
अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बताओ? प्रेशर कांस्टेंट पहले बात तो कैसे लेंगे? अगर मान लो कि यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, देखोगे तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा? ठीक है, तो इस पिस्टन को अगर आप मूवेबल बना दो, इस पिस्टन को अगर आप मूवेबल बना दो, क्या होगा? जितना प्रेशर बढ़ेगा क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, फिर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मान लो कि बाहर का प्रेशर कितना है, पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है 1 एटीएम के बराबर है। अगर मान लो अंदर वाला प्रेशर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, तो क्या होगा? ये प्रेशर भी सेम होगा, 1 एटीएम होगा। मान लो कि आपने हीट सप्लाई किया और प्रेशर क्या किया? इंक्रीज कर गया, तो क्या होगा? एक पिस्टन थोड़ा सा एक्सपेंड करके वापस क्या हो जाएगा? अपना प्रेशर कम कर लेगा इस तरह से कि अगेन प्रेशर कितना हो जाए? पी नॉट हो जाए। अंदर वाला प्रेशर क्या हो जाए? पी नॉट हो जाए। मान लो कि और प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, पिस्टन क्या करेगा? और एक्सपेंड करेगा, फिर से क्या करेगा? अपना आपको एडजस्ट करेगा, अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा। अगर मान लो कि बहुत धीरे धीरे चीज को हम सप्लाई करते हैं हीट को, ठीक है, और पिस्टन क्या करता है? स्मूथली मूव करता है, तो उस केस में प्रेशर क्या मान के चलेगा कि वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम। इस तरह से रखेंगे तो क्या करेगा? एक मूवेबल पिस्टन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आपसे बोले कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो आप क्या करोगे? इस तरह का सिस्टम बना दोगे, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर प्रेशर, हाँ बोलो बोलो, कौन था? अब अगेन अप्लाई करो क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किस केस में? सेकंड केस में, जब हमारा क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर केस में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगेन डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बताओ, प्रेशर यहाँ पे क्या हमारा? कांस्टेंट है, तो बताओ डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन कितना होगा यहाँ पे? पी इंटू इंटू V2 y माइनस V1। डेल्टा भी मान लेते हैं, डेल्टा भी मान लेते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं कि एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी इंटू डी बी। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस में होता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से बोले प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे पी डेल्टा वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ऐसे ही आएगा ना। यस यानी इधर को आप डेल्टा भी करोगे, उधर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको सर नहीं आ क्या रहा बस। आ रहे हैं? क्या आ रहा है? देखो P1 पी वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन आर टी वन। सेकंड केस देखो तो क्या हो जाएगा? पी वी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी टू। दोनों टाइम पे लगेगा ना आइडियल गैस इक्वेशन, इनिशियल भी और फाइनल भी। मान लो कि V1 से पहुंच गया V2 पे, ये हम इनिशियल लगाए हैं, ये हमारा फाइनल लगाया है। तुम लोग कोई माइक में नॉइज आता है क्या? घर 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 हैं? यस सर। कभी कभी आता है। कभी कभी आता है, बाकी टाइम ठीक रहता है। तो मेरे ही माइक में यस दिक्कत है क्योंकि मेरे को कंटिन्यूस आ रहा है। हाँ, इसका थोड़ा जुगाड़ करता हूँ, क्या है जुगाड़। ये हमारा क्या इनिशियल देखोगे तो ठीक है, मान लो कि यहाँ से गैस क्या क्या है? इनिशियल यहाँ पे था, एक्सपेंड करके यहाँ चला गया है। दोनों केस में क्या हो गया? यहाँ पे मान लो कि वॉल्यूम कितना था? इनिशियल V1 था, फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। इनिशियली मान लो कि टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T2 हो गया। ठीक है, प्रेशर तो क्या रखना है? सेम ही रखना है। पहले प्रेशर अगर P था तो बाद में प्रेशर क्या होगा? P होगा। यही कंडीशन तो हम लोग ले रहे हैं। तो अगर देखोगे तो यहाँ से 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P इंटू V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन आर T2 माइनस T1। होगा कि नहीं होगा? इसी चीज को लिख रहे थे यहाँ पे ऐसे, P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। यहाँ से लिख दूं P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो समझ में नहीं आएगा वो अपना इधर देख लेगा। समझ में आया कुछ?
इधर देख लेना क्या होता है। ये देखो, आप देखो यहाँ तक ठीक है। अब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा क्यू क्या है, तो हीट सप्लाई है एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इस तरह से, देखना जरा, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। क्या किया हमने, तो डेल्टा क्यू क्या है, तो सीपी क्या होगा यहाँ पे, सीपी होगा स्पेसिफिक मोलर मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक स्पेसिफिक लिखा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होगा बताओ। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट पे एक मोल का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से जितना हीट रिक्वायर्ड होगा। अगर सीपी की बात करें, सीपी इक्वल टू क्या होगा, क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ठीक है। अगर मान लो कि एन मोल को आपने डेल्टा क्यू दिया है, ठीक है, पर यूनिट मोल कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई एन इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सीपी इक्वल टू, जिस तरह सीपी बोले थे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कि आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है, इसका टेम्परेचर क्या हुआ है, डेल्टा टी रेज हो गया है, और एन नंबर ऑफ मोल है, तो सीपी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, नहीं समझ में आया। अरे मान लो कि कांस्टेंट प्रेशर है, और मान लो कि आपने यहाँ पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एन है, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा टी चेंज हो गया। अगर हम लोग को सीपी डिफाइन करना होगा, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन करते थे, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर, ये होगा ना, यानी एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा। अगर मान लो कि डेल्टा क्यू में आपने एन नंबर ऑफ मोल्स को डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते, मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू आपको चाहिए एक एन मोल के लिए, मतलब पर यूनिट मोल कितना होगा, एक मोल के लिए कितना चाहिए, वो डेल्टा क्यू बाई एन, और आपने टेम्परेचर कितना रेज किया है, डेल्टा टी किया है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए क्या होगा, इतना हीट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा। यस सर। यहाँ से हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन सी पी डेल्टा टी। ध्यान रखना, ये कब, ये डेल्टा क्यू तभी होगा जब कांस्टेंट प्रेशर पे, ये डेल्टा क्यू क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो जरा क्या आ गया, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, एन 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 क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, क्या आ गया, आ गया सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो क्या आ जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये पढ़े हो, Yes. सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होगा, आर। कौन सा रिलेशन बोलते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। याद आया कुछ, तो याद रखना इस फॉर्मूला को, जब भी नेक्स्ट क्लास में होगा तो पूछेंगे। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होगा, आर। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. ये रिलेशन याद रखना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। आर आपको पता है क्या होता है, ठीक है।
अगर आपसे पूछे कोई सीपी बड़ा होगा कि सीबी बड़ा होगा, सीपी सीबी क्या है? सीपी और सीबी दोनों पता है क्या है? तो बताओ सीपी बड़ा होगा कि सीबी बड़ा होगा? बोलो, अरे देख के बताओ ना। सीपी माइनस सीबी कितना है? आर के बराबर है ना। CP. तो सीपी बड़ा होगा ना, आर तो पॉजिटिव नंबर है ना। आर का वैल्यू तो पता है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो सीपी क्या होगा? बड़ा होगा। अब बात है कि क्यों बड़ा होगा, ये तो हम लोग देख के बता दे बड़ा होगा। फील करके बताओ क्यों बड़ा होगा। आपने यहाँ पे दो पिस्टन लिया था, दो कंटेनर लिया था, ठीक है। और एक में क्या हुआ था, एक में आपने क्या किया था, प्रेशर क्या किया था, कांस्टेंट रखा था। और एक में क्या किया था आपने, वॉल्यूम क्या किया था, कांस्टेंट रखा था। वॉल्यूम क्या था। अब दोनों को क्या किया आपने, तो डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। यहाँ भी डेल क्यू दिया है और यहाँ भी क्या किया है, डेल क्यू दिया है। ठीक है, दोनों जगह पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर हुआ, यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ आपका डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सीपी डिफाइन करना होगा, सॉरी सीबी डिफाइन करना होगा, सीबी क्या होगा, तो सीबी इक्वल क्या होगा, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, ठीक है, पर यूनिट मोल। इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो इसको। अगर देखो यहाँ पे जो हीट सप्लाई किए होंगे, यहाँ पे जो हीट सप्लाई किए होंगे डेल्टा क्यू, ए यहाँ पे आपको पता है कि डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, बर्नर क्या होगा, जीरो होगा। यानी जितना का जितना आपने हीट सप्लाई किया, सबके सब कहाँ गया, सबके सब कहाँ गया, टेम्परेचर राइज करने में गया होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी वन है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी वन है। अब यहाँ पे आपने मान लो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो वर्क डन क्या होगा, होगा। क्योंकि पिस्टन यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे डेल्टा क्यू की बात करें, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखोगे तो डेल यू क्या होगा, तो डेल यू इक्वल टू हो जाएगा डेल क्यू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। जबकि यहाँ पे देखोगे तो डेल यू क्या था, डेल इक्वल टू क्या था, डेल क्यू था। दोनों समझो, तो अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, जितना हीट सप्लाई हुआ, ठीक है, तो सब के सब कहाँ गया, टोटल हीट सप्लाई कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। जबकि यहाँ पे जितना हीट सप्लाई हुआ उसमें से क्या हुआ, कुछ आपको वर्क करने में यूज हो गया। ठीक है, और जितना बचा यानी डेल्टा क्यू हीट सप्लाई माइनस वर्क डन, कुछ वर्क डन करने में यूज हो गया हीट, जो बचा वो कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी को राइज करने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर डेल्टा टी टू है, कौन सा बड़ा होगा, टी वन बड़ा होगा कि डेल्टा टी टू बड़ा होगा। अरे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम हुआ होगा ना। बोलो। Yes, sir. डेल, यस सब ऐसे बस बोल दे, मतलब इस तरह से मेरा दिल रखने के लिए। डेल्टा टी टू क्या होगा, छोटा होगा डेल्टा टी वन से। ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखो, मान लो कि 100 जूल यहाँ पे आप हीट दे रहे थे, यहाँ पे 100 जूल भी हीट दे रहे थे, दोनों केस में आप 100 जूल हीट दे रहे हो। ठीक है, इसमें से मान लो इसमें तो कोई बगडन नहीं हुआ, जीरो बगडन हुआ। तो जितना हीट सप्लाई किए उस सब के सब कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। 100 का 100 जूल कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। अब यहाँ पे मान लो कि आपने 100 जूल सप्लाई किया है, और मान लो कि जो 40 जूल है क्या क्या हुआ, बग्ड हो गया। ठीक है, ये मान लो कि 40 जूल हो गया। तो सॉरी, 100 जूल सप्लाई किया आपने और 40 जूल यहाँ पर यूज हो गया बर्न करने में। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ था कितना हुआ,
डेल इक्वल टू 100 जूल आपने सप्लाई किया था पॉजिटिव, वर्क डन हो गया है आपको 40, क्या हो जाएगा, बचेगा कितना 60 जूल। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो रहा था 100 जूल से, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो रहा था 60 जूल से। और इंटरनल एनर्जी आपको पता है कितना होता है बताओ, NF बाई 2 आर डेल्टा टी, यहाँ भी यही होगा NF बाई आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब बताओ किस केस में ज्यादा होगा, यहाँ पे ये चीज ज्यादा है, इससे तो कांस्टेंट है ना, तो क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 100 जूल था, यहाँ पे कितना है 60 जूल है। इसको हम लोग बोले T1, इसको बोले हम लोग T2। तो T1 क्या होगा, ज्यादा होगा ना, इसमें टेम्परेचर राइज कितना होगा, ज्यादा होगा। डेल्टा T1 क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. समझो, बस समझने के लिए इतना कुछ सामने बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया, आया। अगर क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, डायरेक्टली समझो, हीट सप्लाई किए तो यहाँ पे हीट सारा का सारा हीट कहाँ पे यूज हुआ, तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, जबकि यहाँ पे जो हीट सप्लाई किए इसमें से कुछ हीट कहाँ यूज हो गया, तो वर्क करने में, और जो बचा हीट वो कहाँ यूज हुआ, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ऑब्वियस है कि टेम्परेचर राइज क्या हुआ होगा, इस केस में कम हुआ होगा, इस केस में टेम्परेचर राइज क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। अब बताओ सीपी की बात करें, तो सीपी, पहले सीपी कर लेते हैं। सीपी इक्वल टू क्या होगा, तो डेल क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा T1, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे अगर सीपी की बात करें, सीपी इक्वल टू कितना होगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा T2। अब डेल क्यू दोनों में सेम है, एन दोनों में सेम है, डेल्टा T2 क्या है, कम है, तो सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा ना। सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो। अभी भी नहीं आया समझ में, और किसे बताऊं, आया। अरे हाँ ना, कोई नहीं, Yes, sir. श्रुति, अभी भी नहीं आ रहा। ये बस इतना तामझाम कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोगों को फील आ जाए क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो आपने समझा मैथमेटिकली, अब ऐसे डायरेक्टली सोचो कि सीपी क्या है, तो सीपी है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल का, यही हुआ ना इसका सीपी मतलब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे इसको 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए 1 मोल को जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वही सीपी है ना, 1 मोल को। और सीवी क्या होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए 1 मोल को जितना हीट रिक्वायर्ड होगा। अब बताओ इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस करना है 1 मोल का, तो किसमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, किसमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, सेकंड वाले में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ना हीट कांस्टेंट प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क भी करना पड़ा होगा, तो दोनों के लिए हीट देना पड़ेगा ना, एक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, साथ साथ वर्क करने के लिए, क्योंकि एक्सपैंड होगा कांस्टेंट प्रेशर पे तो एक्सपैंड भी होगा, वर्क भी होगा। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई करेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको वर्क भी करना पड़ेगा और साथ साथ टेम्परेचर रेज भी करना पड़ेगा, किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में। इसलिए सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा रिक्वायर्ड होगा हीट, सीपी क्या होगा, ग्रेटर देन सीबी होगा। बात समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आया, Yes, sir. पक्का आपको याद यही करना है, बाकी समझने के लिए हम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज ध्यान रखोगे, पहला ये सब रफ पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कि पहला तो रिलेशन ही याद रखोगे, ठीक है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सीपी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, सीबी होगा, ठीक है।
Cp क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन Cb होगा। तीसरा, जब भी हम लोग यूज करेंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो हम लोग Cp Cv एंड R, ठीक है, मस्ट बी इन सेम यूनिट, मस्ट बी इन सेम यूनिट, सेम यूनिट। ऐसा नहीं है कि एक मान लो कि जूल मोल पर केल्विन हो और एक मान लो कि आपने कैलोरी में ले लिया। जैसे कि आप सीपी क्या है, अगर यूनिट की बात करें तो सीवी का या सीपी का यूनिट क्या होगा, तो हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, ये होगा ना, नंबर हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, जूल पर मोल पर केल्विन। तो जब सीपी अगर इसमें यूज करोगे तो सीवी भी क्या करोगे आप, सीवी का भी आप यही रखोगे, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और आर भी आप इसी में रखोगे, ठीक है, आर भी जूल पर मोल पर केल्विन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैलोरी ले लेना, एक में कैलोरी ले लेना, एक में क्या करना आप, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, अब यूज करते आ रहे हैं अपन। तो एक चीज क्या करना आप, इसको ध्यान रखना करने के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा। तब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, ठीक है। अभी तक हम लोग 3 प्रोसेस कर चुके थे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तीनों में लगा चुके थे। नेक्स्ट है आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस, कैसे प्रोसेस को आइडियाबैटिक बोलते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रोसेस को आइडियाबैटिक बोलते हैं, तो जहां पे कोई भी हीट सप्लाई ना हो, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 मैथमेटिकली। आइडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब किससे, तो सिस्टम का सराउंडिंग से। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात क्या होता है, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं गामा, ठीक है, जहां पे गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी। सीपी सीवी दोनों पढ़ के आए हम लोग, गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी बाई सीवी, ठीक है। मान लो कि आपने कोई गैस लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, तो हर गैस के लिए क्या होगा, सीपी भी होगा, हर गैस के लिए सीपी भी होगा, ठीक है, हर गैस के लिए सीपी भी होगा, हर गैस के लिए सीपी भी होगा। इसके बारे में आप लोग सब जानते हो। तो उसका जो रेशियो होगा क्या होगा, गामा होगा, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा, गामा होगा, सीपी बाई सीवी का जो रेशियो है, ठीक है। ऐसे आप इस सब चीज टर्म से आपने, आपको पता होगा, अगर हम लोग देखे जाए तो फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, गामा इक्वल टू कितना होता है, गामा इक्वल टू होता है 5/3, ठीक है, 5/3 या फिर 1 पॉइंट कितना हो गया, 5×3 = 1.67, ठीक है। फॉर मोनोटॉमिक, किसी मोनोटॉमिक गैस रहेगा तो। फॉर डायटोमिक गैस कितना होता है, फॉर डाई, सब केमिस्ट्री में पढ़े हो, मैं पता किया हूँ। फॉर डायटोमिक गैस गामा का वैल्यू कितना होता है बताओ, 7/3, सब वैल्यू पूछूंगा, भुला गए तो बड़ा मारूंगा, तो याद रखना आपको, गामा इक्वल टू कितना होगा, कोई भी डायटोमिक गैस रहेगा इसलिए गामा का वैल्यू कितना होगा, 1.47/3। आप देखोगे कि गामा जो मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। डायटोमिक के लिए क्या है, गामा का वैल्यू कम है, ठीक है। ये सब चीज अगर लिखते हैं तो ध्यान रखा करो। तो कोई
कोई भी आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। गामा के बारे में इतना कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया है अभी याद करके रखो सब कुछ। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बोलेंगे यानी P1 V1 गामा इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 गामा होगा। ठीक है, अगर मान लो कि एक कंडीशन है जहां से मान लो कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, वहां से आइडियाबैटिकली मान लो कि गैस का चला गया है दूसरे स्टेट पे चला गया है। स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि झारखंड से बाहर चला गया है, दूसरे स्टेट मतलब एक नया पोजीशन पर चला गया जहां पे प्रेशर क्या है P2 है, वॉल्यूम क्या है V2 है। तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, जैसे कि मान लो ऐसा है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ठीक है, और एक ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, और दिया हुआ है ये जो प्रोसेस है कैसा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि यहाँ पे प्रेशर आपका P1 था और यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P2 था, यहाँ पे वॉल्यूम मान लो कि V1 था, यहाँ पे वॉल्यूम मान लो कि V2 है। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे P1 इंटू V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू इस पॉइंट पे जो होगा क्या होगा, P2 V2 रेज टू पावर गामा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये चीज क्या होगा, सेम होगा, ये चीज बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बात ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फॉर आइडियाबैटिक P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं कि P इक्वल टू क्या आएगा, P इक्वल टू nRT बाई V आएगा, nRT बाई V आएगा। इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, इस तरह से कि nRT बाई V1। ठीक है, यहाँ से लिख लेता हूँ T1। मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे टेम्परेचर था T1, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, T2 था। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो P1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं nRT1 बाई V1। यहाँ से P1 इक्वल टू पुट कर देता हूँ मैं, nRT1 बाई V1 इंटू क्या हो जाएगा, तो V1 रेज टू पावर गामा। अगर यहाँ पे देखोगे तो P2 लिखना होगा तो क्या होगा, P2 इक्वल टू nRT2 बाई V2, nRT2 बाई V2 इंटू क्या होगा, V2 रेज टू पावर गामा। लिख सकते हैं, बोलो, मिली, आदित्य, Yes. लिख सकते कि नहीं Yes. बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एन आर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब घर पे जाके फिर से करना। यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 इंटू V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस देखो V1 रेज टू पावर गामा था, यहाँ क्या था, नीचे V1 था, तो नीचे पावर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, गामा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा T2 इंटू V2 रेज टू पावर गामा -1। तो फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं कि पी भी गामा कांस्टेंट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी इंटू वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। वो था प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन, ये क्या है, टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अगेन देखते हैं, दो चीज आ गया। अगर मान लो कि आपको निकालना हो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन, ठीक है, एक बार तुमने निकाल लिया पीवी में, एक बार हमारे निकाल लिए टीवी में। अगर आपसे पूछे बताओ पीटी में क्या रिलेशन होगा, पीटी में क्या रिलेशन होगा, तो क्या करोगे, यहाँ से वॉल्यूम को हटा दो, तो यहाँ से वॉल्यूम हटाओ कैसे, V1 इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, nRT1 बाई P1 पुट कर सकते हैं। Yes. अगेन देखो, आइडियल गैस का क्या होगा, PV इक्वल टू nRT, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू कितना होगा, nRT बाई P होगा। अगर V1 इक्वल टू पुट करना हो तो क्या होगा, T1 बाई P1। अगेन आपको पता है क्या, PV गामा इक्वल टू या P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, सब यहीं से आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना आप इसको, इस सब चीजों को।
इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको निकालना क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन ना। तो प्रेशर को तो आप छोड़ दोगे P1 और वॉल्यूम को क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू आप ले सकते हो nRT1 बाई P1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 को छोड़ दो और V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो nRT2 बाई P2 रेज टू पावर गामा। तो यहाँ से तो एन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पावर गामा है, यहाँ भी पावर क्या है, गामा है, तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो हो जाएगा P1, ठीक है, P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है, गामा है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, इनटू P1 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, P1 रेज टू पावर गामा हो जाएगा। सेम इधर से क्या आ जाएगा, तो P2 इंटू 1 माइनस गामा इंटू T2 रेज टू पावर गामा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा, या फिर सिंपल बोले P रेज टू पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, इंटू T रेज टू पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। Yes. कैसे निकालने हैं, कुछ बहुत चीज नहीं किए हैं, ठीक है। आप याद रखना, यहाँ से वापस से लिख देता हूँ एक बार, कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, पहला क्या होगा, तो पी वी रेस्ट पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखे पी वी रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं टी इंटू वी रेस्ट पावर गामा माइनस 1 कितना होगा, कांस्टेंट, टी इंटू वी रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर लास्ट वाला हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, टी रेस्ट टू पावर गामा इंटू पी रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा, या पहले पी लिख लो, उल्टा लिख दिए, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये तीनों रिलेशन क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, Yes, sir. कुछ नहीं किए हैं, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी इक्वल टू ए नॉट से तीनों इक्वेशन निकाले हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन याद है, सब मिलके सब के सब ये सब चीजें क्या करोगे, याद रखोगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, इस पे हम क्वेश्चन पहले पूछेंगे तुम लोगों से, ठीक है, फिर ही आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, तो वहाँ जहाँ तक पढ़ा है पहले 15 मिनट पहुंचेंगे सबसे चीज, ठीक है। यानी कि ये पूछेंगे तो भाग ही जाना, पढ़ के आना।